नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका और मैं हूं मनोज वर्मा। आज हम बात करेंगे G20 की। दुनिया के सबसे ताकतवर आर्थिक समूह G20 के शिखर सम्मेलन के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। भारत 1 दिसंबर 2022 से इस समूह की अध्यक्षता संभाल रहा है। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होना है। बतौर अध्यक्ष इस सम्मेलन के लिए एजेंडे को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी भारत के पास है। इस मकसद से पिछले 8 महीनों में G20 से जुड़ी कई बैठकें देश के कई शहरों में आयोजित की गईं। भारत G20 का नेतृत्व करते हुए विश्व बंधुत्व, विश्व सहयोग और विश्व शांति को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। G20 शिखर सम्मेलन भारत के लिए दुनिया को अपनी बढ़ती ताकत दिखाने का भी एक मौका है। इसके जरिए कई मुद्दों पर वैश्विक एजेंडे को तय करने में भारत अब नेतृत्व करेगा। इसकी भी झलक इस शिखर सम्मेलन में देखने को मिलेगी। ये पहला मौका है जब भारत में G20 का शिखर सम्मेलन हो रहा है। इस लिहाज से हर भारतीय के लिए ये गौरव की बात है। दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। उनसे समझने की मैं कोशिश करूंगा कि आखिर इस शिखर सम्मेलन का क्या संदेश है, क्या उद्देश्य है और इसके आने वाले समय में क्या असर होंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। धन्यवाद। साथ ही हम बात करेंगे यूरोप और यूरेशिया सेंटर MPIDA से एसोसिएट फेलो स्वाति राव जी से। स्वाति राव जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत अशोक जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि बात G20 के शिखर सम्मेलन की है और ये शिखर सम्मेलन अब भारत की राजधानी नई दिल्ली में होना है। आप इस शिखर सम्मेलन को कैसे देखते हैं? क्या संदेश है, क्या मायने हैं इसके? क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर देश जो हैं आर्थिक दृष्टि से, संसाधनों की दृष्टि से, वो भारत की राजधानी दिल्ली में जुटने वाले हैं। क्या मायने हैं इसके? जी, दो चीजें मैं इसमें बात शुरू करना चाहूंगा। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो दुनिया के जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली देश हैं, चाहे उनकी अर्थव्यवस्था हो या वैसे उनका जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत ही अग्रणी देश हैं, तो करीब G20 में 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन उसमें सम्मिलित है और उसके करीब 85% अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को ये कवर करते हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया की 2/3 जनसंख्या इसमें सम्मिलित है और करीब 75% से ऊपर इसमें जो ट्रेड है, व्यापार है, उसको कवर किया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये देश है। जो ये हर साल G20 का शिखर सम्मेलन ऐसे होता है अलग अलग देशों में, और जो ये निर्णय लेते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, न केवल उन 20 देशों के लिए जो कि इसके सदस्य हैं, परंतु उससे ज्यादा उन देशों के लिए, करीब 180 देश जो इसमें सम्मिलित नहीं है और जो बाहर हैं। क्योंकि जो भी जटिल समस्याएं हैं जो पूरे विश्व जिनसे जूझ रहा है, उन जटिल समस्याओं के बारे में ये बात करते हैं। अब इस शिखर सम्मेलन की अब पिछले 9 महीने से 1 दिसंबर 2022 से भारत ने इसका कार्यभार संभाला है। पिछले 9 महीने से बहुत ही इसके ऊपर काम किया जा रहा है, बहुत क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। और एक तो मैं ये कहूंगा, जो जिस समय ये G20 का सम्मेलन, शिखर सम्मेलन हो रहा है और भारत को इसका प्रेसिडेंसी मिली है, ये वक्त मैं कहूंगा G20 के लिए, जब ये शिखर के सम्मेलन के रूप में उभरा 2008 में, तो उसके बाद 15 साल में मैं कहूंगा ये सबसे मुश्किल समय है। और ये इसलिए है क्योंकि अभी तक पूरी दुनिया कोविड-19 का जो प्रभाव था उससे बाहर पूरी तरीके से नहीं निकल पाई है, और अभी पूरी तरह से नहीं निकल पाई थी। और फिर साथ में हमने देखा है रूस और यूक्रेन का जो ये युद्ध शुरू हो गया है, इससे पूरी दुनिया में बहुत ही हाहाकार मच गया है। क्योंकि हम देख रहे हैं, जो चाहे खाद्यान्न की कमी हो या फिर फॉसिल फ्यूल की कमी हो या उर्वरक की कमी हो, ये सब जो विकासशील देश हैं उनके लिए पर्टिकुलरली ये काफी मुश्किलें पैदा कर रही हैं। उसके साथ साथ सप्लाई चेन डिसरप्शन बहुत हो गया है। उसके साथ हम देखते हैं जो डेट बहुत बढ़ गया है,
इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है और इसके साथ जो पुराने और मुद्दे थे, जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ, क्लाइमेट फाइनेंस हुआ, ये सब मुद्दे हैं और कुछ नए मुद्दे हैं जो भारत ने इसमें किए हैं, जैसे विमेन लेड डेवलपमेंट है, जिसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इन सब के ऊपर बहुत ही ध्यान दिया जा रहा है। जी, जी, इसमें भारत की जो अध्यक्षता है, इसके बारे में मैं ये कहूंगा, जो पूरी दुनिया को भारत से बहुत अपेक्षा है, भारत से बहुत उम्मीद है। और ये इस वजह से है क्योंकि भारत ने न केवल कोविड-19 के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से अपने को उससे उभारा है, निकाला है, और रूस और यूक्रेन के युद्ध के संदर्भ में भी बहुत ही उसका जो काम रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है। केवल एक मैं इसमें शब्द कहूँ कोविड-19 के बारे में, जो न केवल हमने अपने देश में 2 बिलियन 2 अरब से ज़्यादा वैक्सीन्स किए, जी। परंतु 100 से ज़्यादा देशों में हमने 300 मिलियन वैक्सीन्स हमने इनको एक्सपोर्ट भी किया बिल्कुल है। बिल्कुल सज्जनहार जी, तमाम मुद्दे हैं जो G20 शिखर सम्मेलन के जरिए दुनिया के सामने चर्चा के लिए हैं, चिंतन के लिए हैं। बात चाहे पर्यावरण की हो या ऊर्जा की हो, स्वास्थ्य की हो या फिर दूसरे मानव कल्याण से जुड़े दूसरे पहलुओं की हो। डॉक्टर स्वास्थी जी, आप कैसे देखती हैं जब हम बात उन परिस्थितियों की कर रहे हैं कि जब दुनिया के सामने कई तरह की चुनौतियां आज खड़ी हैं और ऐसे में दुनिया भारत की तरफ उम्मीदों के साथ देख रही है और भारत उन समस्याओं को आगे लेकर नेतृत्व भी कर रहा है। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का होना क्या संदेश है इसके भारत की दृष्टि से? जी, थैंक यू मनोज जी। देखिए, पहले जब आप ये कहते हैं कि जो जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस संदर्भ में ये G20 का शिखर सम्मेलन हो रहा है नई दिल्ली में, तो जिस कॉन्टेक्स्ट की हम बात करते हैं, आखिर वो कॉन्टेक्स्ट क्या है? जी, इसको कई बार अभी जैसे एम्बेसडर साहब समझा रहे थे कि कितने चैलेंजेस हैं। तो देखिए 2-4 इसमें बातें हैं जो इस कॉन्टेक्स्ट को हमें और उजागर करती हैं। वो ये कि पूरी दुनिया में एक तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक इस चीज़ की अब ये समझ है, कॉन्शसनेस है कि जो दुनिया के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उनको केवल जो विकसित देश हैं, वो अकेले बैठकर नहीं सुलझा सकते। हुँ? तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, अगर आपको उनसे निपटना है, तो उसके लिए आपको विकासशील देशों के साथ ही मिलकर अपने प्लान्स को बनाना होगा। तो यानी कि एक बात ये कि इंक्लूसिविटी के बिना इकोनॉमिक आर्किटेक्चर, इस समय दुनिया का जो इकोनॉमिक आर्किटेक्चर है वो इंक्लूसिव होना चाहिए, वरना वो काम नहीं करेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, जो क्लाइमेट से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, जो जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज हैं, उनके ऊपर भी आपके चाहे जितने भी ग्रेट पावर राइवलरी हो यूएस और चाइना के बीच में, या और सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हों, अगर उनके ऊपर भी हमें कुछ नियम बनाने हैं, अगर हमें प्रोटोकॉल्स बनाने हैं, अगर हमें क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स तय करने हैं, तो भी हमें एक कन्वर्जेंस चाहिए विकसित और विकासशील देशों के बीच में। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात ये है जो इम्पोर्टेंट है, वो ये कि देखिए हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां मल्टीलैटरलिज्म डिक्लाइन में है, मल्टीलैटरलिज्म क्राइसिस में है। मल्टीलैटरलिज्म से मतलब का जो सबसे अच्छा नुमाइंदा हमारे वक्त में का रहा है वो है यूनाइटेड नेशंस, और यूनाइटेड नेशंस एक तरह से डिक्लाइन में है। क्यों? क्योंकि दुनिया के तमाम प्रेसिंग प्रॉब्लम्स का वो कोई जवाब या हल नहीं ढूंढ पाता सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो के प्रॉब्लम के वजह से। लिहाजा इन सारे कॉन्टेक्स्ट के, अब इसमें आप कोविड-19 जी, पैंडेमिक की सिचुएशन को जोड़ दें, जिसके वजह से दुनिया में इतना डिस्ट्रप्शन हो गया सप्लाई चेन्स का वगैरह। उसके बाद आप यूक्रेन युद्ध को जोड़ दें, जिसके वजह से पूरी दुनिया इस वक्त फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर के क्राइसिस से गुजर रही है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर से गुजर रही है, जो आने वाले वक्त में सिर्फ बढ़ता ही जाएगा अगर इस युद्ध का समाधान ना निकाला गया। तो अगर इन सारे संदर्भों के बैकग्राउंड में आप G20 को देखते हैं और फिर आप देखते हैं कि हिंदुस्तान इसकी अध्यक्षता कर रहा है, तो आपको इसकी जो गंभीरता है वो और भी अच्छी तरह समझ में आती है। अब जी, जो सबसे बड़ी बात है जो हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो ये कि हमें देखिए, अब हमें पहले ही पता चल गया है कि शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, हमें पता है कि पुतिन नहीं आ रहे हैं। हालांकि ऑफ कोर्स वो अपनी जगह अपने किसी नुमाइंदे को भेजेंगे, लेकिन वो दोनों लोग नहीं आ रहे हैं।
जाहिर है कि जो बहुत सारे कठिन सवाल हैं, जो कठिन चैलेंजेस हैं यूक्रेन वॉर के ऊपर, इंडिया के जो एलएसी पे जो अभी चाइना ने अपनी टेरिटरी दिखा दी है, इंडियन टेरिटरी को, तो ये सब चीजों को बचने के लिए आई थिंक एक तरीके का हमें दिख रहा है कि संबंध जो है वो नॉर्मल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो इम्पोर्टेंट बात है याद रखने की वो ये कि हमको ये इस बात को ध्यान में रखना है कि G20 का प्रादुर्भाव दुनिया में बेहतर इकोनॉमिक आर्किटेक्चर के लिए जी। हुआ था जी। और बेहतर इकोनॉमिक आर्किटेक्चर के लिए ही भारत को प्रयासरत रहना है, जिसके लिए ये तमाम फाइनेंस ट्रैक्स, शेरपा ट्रैक्स और जो तमाम ट्रैक्स हैं उनका डेवलपमेंट हमें ढंग से देखना चाहिए कि तमाम वर्किंग ग्रुप्स ने क्या किया। जो मेरे हिसाब से जो दिल्ली डिक्लेरेशन होगा उसमें हमें रिप्रेजेंटेशन उसका दिखेगा कि पिछले 1 साल में हमने इस पे काम क्या किया है। जी। बिल्कुल डॉक्टर अशोक जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बात आर्थिक पहलुओं की, क्योंकि ये जो मंच है, जो शिखर सम्मेलन हो रहा है और जो इस शिखर सम्मेलन के देश हैं, उन सबका आर्थिक जो लक्ष्य है वो सबके सामने है और उसके साथ ऊर्जा और पर्यावरण जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं। इन दोनों पहलुओं को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत लगातार दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, चाहे मैं सौर ऊर्जा की बात करूं, और बात रही पर्यावरण की, उसको लेकर भी भारत दुनिया के सामने अपने और दूसरे दुनिया के देशों के कंसर्न रखता रहा है। आप कैसे देखते हैं अशोक जी इन मुद्दों को? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, भारत ने इसमें इन सभी मुद्दों पर, चाहे वो पर्यावरण हो या फिर ऊर्जा हो, भारत ने उसमें लीडरशिप दिखाई है, पूरी दुनिया को लीडरशिप दिखाई है। देखिए, भारत ही केवल एक ऐसा देश है, मात्र देश है जो G20 के सदस्य हैं, जो हमारी पेरिस कमिटमेंट्स हैं, पेरिस अकॉर्ड जब साइन हुआ 2015 में, तो तब बहुत देशों ने अपनी कमिटमेंट्स ली। भारत एक ऐसा मात्र देश है जो G20 में, जो कि अपनी जो कमिटमेंट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, जो हमने पेरिस अकॉर्ड में ली है, उनको हम पूरी तरीके से पूरा कर रहे हैं। चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, हमने कहा है जो हम 500 गीगावाट करेंगे 2030 तक, वो हमने अभी से काफी हद तक उसको हमने पाने में सफल हुए हैं। उसके ऊपर बहुत अच्छा काम वो चल रहा है। उसके बाद हमने कहा है 40% हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी होगा वो रिन्यूएबल सोर्सेज से होगा 2030 तक, उसके ऊपर भी हम कर रहे हैं। तो जो भी ये एनर्जी है फॉसिल फ्यूल से हटकर सौर ऊर्जा में जाना, उसमें हमने बड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं। भारत ने इनिशिएटिव लिया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 2015 में, जबकि प्रधानमंत्री गए थे पेरिस में, वहां पर जब बातचीत हुई, बराक ओबामा थे वहां के, तब के फ्रांस के भी राष्ट्रपति थे, वो भी उनके साथ मिलकर ये किया गया और भारत इसको लेकर आगे जा रहा है। और भी बहुत सारे भारत ने इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो भारत ने अपना इस क्षेत्र में अपना नेतृत्व बनाया है। दूसरी बात है, अब ये क्लाइमेट चेंज की, उसको कैसे डील किया जाए, क्लाइमेट फाइनेंस की, उसमें आपको मालूम है जो जब कॉप 15 जिसे कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15, 2009 में कोपेनहेगन में मुलाकात हुई थी, तो तब सारे जो विकसित देश हैं उन्होंने कहा था जो 2020 तक वो 100 बिलियन डॉलर, 100 अरब डॉलर वो देंगे विकासशील देशों को, जिससे कि वो क्लाइमेट चेंज के बारे में जो दो बड़े मुद्दे हैं जिसे कहा जाता है मिटिगेशन और अडेप्टेशन, उन दोनों में वो काम कर पाए। अभी तक जो विकसित देश हैं वो इसके ऊपर नहीं काम कर पाए हैं और भारत इसके ऊपर बहुत जोर लगा रहा है। और मैं समझता हूं जो इसमें अभी जो हमारा दिल्ली डिक्लेरेशन आएगा, उसमें इसमें हमको काफी अच्छे रिजल्ट, नतीजे देखने को मिलेंगे। तो भारत इसमें बिल्कुल अच्छी लीडरशिप ले रहा है, दोनों एनर्जी के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में। और ऊर्जा का देखिए मसला जो है बहुत ही ज्यादा गहरा हो गया है रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में, क्योंकि जी। वहां से जो गैस आती थी वो नहीं आ रही है। यूरोप जो रूस से गैस आती थी, परंतु इसमें भी भारत बहुत अच्छा रोल निभा रहा है। तो मैं समझता हूं जो पूरी दुनिया को बहुत अच्छा नेतृत्व दे रहा है भारत इन दो महत्वपूर्ण मुद्दों में, ऊर्जा के और पर्यावरण के क्षेत्र में। मनोज जी। जी। स्वास्थ्य जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बात अगर हम अर्थव्यवस्था की करें, दुनिया के सामने तमाम तरह की आर्थिक चुनौतियाँ भी
कोरोना के बाद से सामने उभर के आई हैं। रूस जी। यूक्रेन युद्ध का जो प्रभाव है, जो असर है, उसके भी दुष्परिणाम किसी ना किसी रूप में सामने उभर के आए हैं। लेकिन इन जी। चुनौतियों के बावजूद भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वो तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। इस पहलू को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि जब ये G20 के देश चिंतन करेंगे इस मुद्दे पर कि दुनिया की आर्थिक स्थिति क्या है, क्या चुनौती है, क्या संभावना है, क्या असर होगा या होने वाला है, उसको देखते हुए भारत की जो संभावना है आर्थिक महाशक्ति के रूप में, उसको आप कैसे देखती हैं? जी। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है मनोज जी कि जभी भी अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की, तो भारत एक तरीके का शाइनिंग स्पॉट हमको दिखता है। क्योंकि कोविड-19 के बाद और उसके जब हम कोविड-19 के असर से उबर रहे थे और उसके वो अभी हम मतलब मैं उसको कहती हूँ कि अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट ऑफ रिकवरी जी। फ्रॉम कोविड-19 हम उबर रहे थे तभी यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया और उसके बाद कैसे यूरोप के जो तमाम देश हैं वो रिसेशन में जाने लग गए और जर्मनी जो सबसे बड़ा देश है उसकी भी अर्थव्यवस्था का हाल बहुत बुरा है और ऐसे में चाइना के साथ कोविड-19 के बाद से चाइना भी इकोनॉमिक रिकवरी नहीं कर पा रहा है। यूएस के ऊपर तो डेट ही बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे तमाम सिचुएशन में भारत एक बिल्कुल शाइनिंग स्पॉट की तरह उभरता है और ये कहीं न कहीं इस बात को का द्योतक है कि कहीं न कहीं इस बात को बताता है कि इंडिया के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी हेल्थ अभी बाकी दुनिया से बेहतर है। हमारे पास एक जो बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, जो बहुत बड़ा जो कंजम्पशन साइकिल जो है रिवाइव हो जाता है जिसकी वजह से और एक भारत का बहुत बड़ा बाजार होना, ये जो हमारे पास 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, ये हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और आने वाले समय में तो हम इतने इतने आंकड़े आते हैं जो डेमोग्राफिक्स पे काम करते हैं, वो बताते हैं कि भारत जो है वो दुनिया का ना केवल सबसे पॉपुलस कंट्री होगा बल्कि सबसे यंगेस्ट कंट्री भी होगा क्योंकि मीडियन एज यहाँ पर तकरीबन 31 साल की होगी। ज्यादातर लोग यहाँ पर 31 साल के होंगे। तो ऐसी तमाम चीजें जो है वो भारत को एक बहुत ही बड़ा मैं कहूँगी कि इंजन बनाती है, इकोनॉमिक इंजन बनाती है क्योंकि आपको इसके अलावा अब जो हमें करना है लेकिन अभी इससे केवल ये बात पूरी नहीं हो जाती क्योंकि जिस पे लगातार हमारा करंट डिस्पेंसेशन भी काम कर रहा है और आगे भी होता रहेगा, वो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस। तो ईज़ ऑफ डूइंग द बिज़नेस काफ़ी बेहतर हुई है पहले से लेकिन अभी इसको और बेहतर करना है। तमाम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं। मैं यूरोप पे काम करती हूँ, जी। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि यूरोप और इंडिया ने जो एक एक बहुत ही फ्लैगशिप और बड़ा पाथ ब्रेकिंग कनेक्टिविटी पार्टनरशिप साइन किया था 2021 में। उसके तहत कितना सारा पैसा जो है वो हम यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक और हिंदुस्तान में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसके जॉइंट प्रोजेक्ट्स हैं जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग के ऊपर काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो इन सारी बातों से जो बात हमें समझ में आती है वो ये कि इंडिया के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और का अच्छा करना डेफिनेटली दुनिया के तमाम देशों और स्पेशली ग्लोबल साउथ के देशों में एक तरीके की उम्मीद जगाता है कि भारत एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर है, एक रिलायबल पार्टनर है। जी। ना केवल बात से मतलब ना केवल कहने से बल्कि अपने काम से भी। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि देखिए पहले जब ये G20 क्योंकि G20 के संदर्भ में बात हो रही है, इसलिए इसको भी उजागर करना चाहिए कि G20 जब लॉन्च हुआ था तो बहुत साल तक ये केवल इसमें इसकी जो अध्यक्षता थी ये केवल विकसित देशों के पास में थी। इनफैक्ट अगर 2008 के बाद से आप अभी तक देखेंगे तो केवल 4 बार ऐसा रहा है कि इसको डेवलपिंग कंट्रीज ने इसको चेयर किया है। जी। 2012 में मेक्सिको ने किया था, चाइना ने 2016 में किया था, अर्जेंटीना ने 2018 में किया था, इंडोनेशिया ने 2022 में किया था और अब भारत कर रहा है। और अब भारत के बाद जब अगली बार फिर इसके बाद ब्राज़ील करेगा और उसके बाद साउथ अफ्रीका करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कैसे हमें दिख रहा है कि जो ग्लोबल जो ग्रोथ है, वो कैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी बन रही है क्योंकि हर कोई इस बात को रियलाइज़ करता है कि इन्हीं के पास वो पॉपुलेशन है जो ग्लोबल ग्रोथ के इंजन को खींच के ले जा सकती है और इस पॉपुलेशन को और स्किल्ड बनाना, ये भी आप देखेंगे कि बहुत सारे जो विकसित देश हैं, उनका बहुत फोकस इस पे है कि और हम कैसे हाउ डू यू स्किल दोज़ पॉपुलेशंस। तो ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं और मेरे ख्याल से आगे आने वाले वक़्त में हम देखेंगे कि जब ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस और बेहतर होगी
हमारे तमाम जो बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशंस और बेहतर होंगे। जो तमाम आपने अभी इसके जस्ट पहले कुछ दिन पहले ब्रिक्स की समिट हुई थी, जहाँ पे जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसके जी। बारे में बात काफी चर्चा हो रही थी मीडिया में और हर जगह। तो कैसे जब हम देखेंगे कि ऐसे कितने सारे जो पैरेलल ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर के इंस्ट्रूमेंट्स और पुख्ता होते हैं, और हर एक में आप देखेंगे कि भारत की भागीदारी और एक सेंट्रल भूमिका धीरे जी। धीरे होती जाएगी। अशोक जी, जाहिर सी बात है पूरी दुनिया की नजरें भारत पर हैं, शिखर सम्मेलन के कारण भी, और पिछले कुछ अरसे में जिस प्रकार से भारत ने विभिन्न मुद्दों पर दुनिया का नेतृत्व किया है, दुनिया को एक साथ शांति के साथ विकास के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीति रही है, जो कूटनीति रही है, और उस संदर्भ में शिखर सम्मेलन का आयोजन, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इन G20 देशों में अमेरिका है, रूस भी है, चीन भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, तमाम वो दुनिया में देश हैं जिनके अपने अपने कहीं ना कहीं हित आपस में सदते भी हैं और टकराते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन एक भारत है जिसकी नीति ने दुनिया के इन देशों को साथ लेकर चलने का काम किया है। इसको आप कैसे देखते हैं? जी मनोज जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो क्योंकि अगर शुरुआत से ही देखा जी। जाए, जो हमारा थीम रहा है, जो हमारा मोटो रहा है, जो हमारा लोगो रहा है, उसी से अगर मैं शुरुआत करूं तो देखिए हमारा इसमें थीम रहा है वसुधैव कुटुंबकम का। और वो तो अगर आप याद करें, प्रधानमंत्री मोदी जब पहली मर्तबा गए थे सितंबर 2014 में, जब उनका चुनाव हुआ था, यूएन जनरल असेंबली गए थे, जी। तो वहां भी उन्होंने इसी का आह्वान दिया था। जो भारत की जो विदेश नीति है, भारत जो पूरी दुनिया में देशों के साथ अपने जो संबंध जोड़ता है, वो वसुधैव कुटुंबकम के अनुसार जोड़ता है। जो ये पूरी दुनिया एक परिवार के समान है और हमें सबको एक साथ मिलकर परिवार के समान हमको काम करना चाहिए, भाईचारे का हमको बर्ताव एक दूसरे के साथ करना चाहिए। जी। और वही अंग्रेजी में इसको जो ट्रांसलेट किया गया है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जो सभी हमारे पास एक ही दुनिया है, तो पर्यावरण के हिसाब से भी हमको इसका ध्यान रखना चाहिए, इसके ख्याल रखना चाहिए। वन फैमिली, जो हमारा परिवार जो है, पूरी दुनिया, समस्त विश्व हमारा परिवार है, और सबको साथ में काम करेंगे तो एक हमारा सभी का उज्जवल भविष्य होगा। और यही प्रधानमंत्री मोदी ने अभी जो कल या परसों उन्होंने पीटीआई को एक अपना इंटरव्यू दिया है, तो वही चीजें जो भारत अपने डोमेस्टिक इश्यूज के ऊपर करता है, जो वो ध्यान देता है, जोर देता है, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। जी। तो उन्होंने कहा यही है एक तरीका जिससे कि पूरी दुनिया एक साथ चल सकती है। तो हम जो इसमें काम कर रहे हैं, और हम जो सभी देशों के साथ अपने संबंध हैं, चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो, उसमें भी किसी भी साइड नहीं लेते हुए भारत ने शांति की साइड ली है। भारत ने कहा है जो डिप्लोमेसी और डायलॉग से सभी जो मुद्दे हैं वो हल किए जाने चाहिए, और बल और जोर से कोई भी मुद्दा हल नहीं होना चाहिए। और यही हालांकि जो हम G20 की बात करते हैं, तो इसमें आर्थिक मुद्दे हैं जिसके ऊपर हम बातचीत करते हैं, परंतु आर्थिक मुद्दों को भी आप जो राजनीतिक मुद्दे हैं उनसे पूरी तरीके से अलग नहीं कर सकते हैं। जी। तो अगर पूरी दुनिया का एक उज्जवल भविष्य होना है मनोज जी, जी। तो यही भारत का संदेश है, यही प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया है अपने जो 9 महीने अभी तक हुए हैं जिसमें हम बातचीत करते रहे हैं अपनी अध्यक्षता में। यही संदेश है जो पूरी दुनिया केवल साथ मिलकर ही काम कर सकती है। सभी का भविष्य उससे उज्जवल हो, शांति हो, और सहयोग से ही हम आगे सभी के लिए एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं। जी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, G20 शिखर सम्मेलन का जो असर होगा आने वाले समय में, वो भारत की दृष्टि से बहुत व्यापक रहने वाला है, दूरगामी रहने वाला है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसके कई पहलू देखने को भी मिलेंगे। स्वास्थ्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि G20 शिखर सम्मेलन भारत के लिए एक तरह से दुनिया को अपनी बढ़ती ताकत दिखाने का भी एक मौका है। बात चाहे आर्थिक शक्ति की हो, तीव्र गति से जैसे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, आप इस पहलू को कैसे देखती हैं? क्योंकि बुनियादी ढांचे के मुद्दे पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में
टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जिस तरह से भारत ने पिछले कुछ अरसे में काम किया है, उसको दुनिया देख रही है। आप इस पहलू को कैसे देखती हैं? बिल्कुल मनोज जी, इसको मैं कई बार अपने लेखों के द्वारा भी इस चीज़ को डिस्क्राइब कर जी, चुकी हूँ और यहाँ पे फिर उसको कहूँगी कि इस वक़्त तो दो जो भारत का जो इस वक़्त आपको एक तरह से जो डिप्लोमैटिक पोस्चर दिखता है या जो दुनिया में जो भारत की साख दिखती है, मैं कहती हूँ कि ये तो एक ट्रूली इंटरसेक्शनल ग्लोबल मूवमेंट है भारत के लिए। और इंटरसेक्शनल क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शनल का मतलब कि तमाम जो सेक्टर्स हैं, उन सारे सेक्टर्स में आपको भारत का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखता है। तो चाहे वो ट्रस्ट का फैक्टर हो, आखिर इतने सारे देश जो दुनिया अचानक भारत के साथ इतने अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, तो उसके पीछे एक ट्रस्टवर्दी कनेक्शन है, जो जिसके ऊपर बहुत फोकस किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा चाहे अभी इसके पहले जैसे सज्जनहार साहब बता रहे थे कि चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे वो क्लाइमेट फाइनेंस का मुद्दा हो, चाहे वो जैसे आपने इसके पहले हम लोग बात कर रहे थे कि क्यों भारत की पोजीशन यूनिक है और क्यों भारत के लिए ऐसा कहा जाता है कि उसकी लीडरशिप में G20 ने बहुत डेवलपमेंट करने किए जा सकते हैं, मतलब उम्मीद है लोगों को। देखिए ऐसा है कि भारत ने जो लगातार ये ग्लोबल साउथ के वेलफेयर का जो स्वर ये बार-बार इसको रिटरेट किया है, बार-बार एम्फसाइज़ किया है कि भले ही G20 में ये 20 कंट्रीज़ हैं दुनिया के, ऑफ कोर्स ईयू तो और 27 कंट्रीज़ का समूह है, लेकिन एज़ अ यूनिट वहाँ पे G20 में है। उसके अतिरिक्त ऐसे दुनिया में बहुत सारे देश हैं, जिनके एजेंडा से भारत आइडेंटिफ़ाई करता है, सपोर्ट करता है, लेकिन वो G20 का हिस्सा नहीं है। तो भारत ने आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों जब ग्लोबल साउथ समिट फॉर द ग्लोबल साउथ करी थी नई दिल्ली में और उसमें इतने सारे जब आपने देखा कि इतनी प्रेजेंस थी उसमें इतने लोग ग्लोबल साउथ के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे और भारत की इस पे बहुत तारीफ हुई थी। तो मैं इसको इस तरह से देखती हूँ कि डेफिनिटली ये यूक्रेन वॉर के संदर्भ में अगर आप देखेंगे कि जॉइंट डिक्लेरेशन आता है या यूनिफाइड कम्युनिके आता है या नहीं आता है, तो ये तो एक अलग बात है, क्योंकि जी, जैसे कि हम कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स एक जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट होता है, लेकिन G20 का जो मेन काम है वो दूसरा है। लेकिन एटलीस्ट जो बाकी काम है, जैसे जो डिजिटल इनोवेशन का मुद्दा है, जो डिजिटल गुड्स को सस्ता बनाकर पूरी दुनिया में बेचना है, जिसमें भारत का मैं कहूंगी कि बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है। वो चाहे IMF के रिफॉर्म में जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है उनको ज्यादा इक्विटेबल बनाना, चाहे क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए काम करना, चाहे डेट को और ज्यादा अब्सॉर्ब करने के लिए या डेट रेजिलिएंट इकोनॉमीज को या प्रैक्टिसेस को बनाना, इन सारी चीजों में भारत के जो डिफरेंट ट्रैक्स हैं, जो वर्किंग ग्रुप्स हैं, स्पेशली जो फाइनेंस ट्रैक्स है, उसका काम बहुत अच्छा रहा है। और ये सारी चीजें हम डिक्लेरेशन में जब नई दिल्ली में ये होगा तो हम देखेंगे। अब इससे फायदा क्या होता है कि देखिए, जैसे मैंने कहा कि भारत एक बड़े यूनिक पोजीशन पर है कि उसको नॉर्थ का भी ट्रस्ट है, साउथ का भी ट्रस्ट जी, है, ईस्ट का भी है और वेस्ट का भी है। तो ये जो एक जी, ऐसा यूनिकली पोजीशन्ड है बिल्कुल। हिंदुस्तान, उस चीज़ को मेरे ख्याल से उस चीज़ का फ़ायदा बहुत मिलेगा और स्पेशली ऐसे लोगों का जो ऐसे कंट्रीज़ का जो थर्ड वर्ल्ड का हिस्सा रहे हैं, वो बहुत एक तरह का विश्वास दिखाते हैं भारत की लीडरशिप में। तो आई जी, थिंक ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉरेन पॉलिसी जाहिर इम्पेरेटिव सी है। बात है, इस शिखर सम्मेलन के जरिए दुनिया ये भी देखेगी कि विकास को लेकर भारत के कदम कितने आगे बढ़ गए हैं। आप दोनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।